सभी को मेरा नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे आयरन सेकंड आयनों का सीरियम फोर्थ आयनों के द्वारा ऑक्सीकरण। पिछले वीडियोज में अपन ने पढ़ा था आयरन जो सेकंड है उसके आयनों का पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा ऑक्सीकरण और K2Cr2O7 के द्वारा ऑक्सीकरण। और आज पढ़ रहे हैं आयरन सेकंड आयनों का सीरियम फोर्थ आयनों के द्वारा ऑक्सीकरण। फेरस आयनों का सीरिक सल्फेट अथवा सीरिक अमोनियम सल्फेट, या तो सीरियम का सल्फेट ले सकते हैं या सीरिक अमोनियम सल्फेट ले सकते हैं, उनके द्वारा ऑक्सीकरण करवा कर अनुमापन किया जा सकता है, किंतु यह प्राथमिक मानक नहीं है। और जो भी प्राइमरी मानक नहीं है उनका क्या करना पड़ता है, अपने को मानकीकरण करना पड़ता है, स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ता है। अम्लीय माध्यम में सीरियम जो फोर्थ है वो एक प्रबल ऑक्सीकारक है, यानी सीरिक सल्फेट, सेरिक अमोनियम सल्फेट, ये क्या है, सीरियम के वो कॉम्प्लेक्स जिसमें सीरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4 है, वो कहलाते हैं सीरियम फोर्थ कंपाउंड। अम्ल की प्रकृति एवं प्रबलता है वो सीरिक निकाय के रेडक्स विभव को प्रभावित करती है। H2SO4 1N से यानी 1 नॉर्मेलिटी से लेकर के 8 नॉर्मेलिटी में, और रेडॉक्स जो विभव है वो 1.44 से लेकर के 1.42 वोल्ट होता है। सीरियम फोर्थ का क्षारीय माध्यम में उपयोग नहीं किया जा सकता। KMnO4 का दोनों माध्यमों में प्रयोग किया जा सकता है। K2Cr2 है, उसके MnO4 में सिर्फ अपन H2SO4 ही काम में ले सकते हैं, HCl नहीं लेते अम्लीय माध्यम के रूप में। जबकि K2Cr2O7 है वो भी प्रबल क्या है, ऑक्सीकारक है, इसके लिए अपन HCl और H2SO4 दोनों अम्लीय माध्यम के रूप में काम में ले सकते हैं। सेरिक अमोनियम जो सल्फेट है यानी सीरियम फोर्थ है, उसका क्षारीय माध्यम में उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह हाइड्रोक्साइड लवण के रूप में क्या हो जाता है, अवक्षेपित। अगर क्षारीय माध्यम है जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन है तो वो उनसे रिएक्शन करके सीरियम हाइड्रोक्साइड के रूप में क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। तो इस अवक्षेपण से बचने के लिए क्षारीय माध्यम में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। सीरिक सल्फेट का विलयन कई वर्षों तक स्थायी रहता है कि सीरिक जो सल्फेट के मानक ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग क्यों करते हैं। KMnO4 का भी करते हैं, उसके अपने लाभ हैं। K2Cr2O7 का उपयोग करते हैं, उसके अपने लाभ हैं। सबके क्या है, लाभ हैं, कुछ कमियां भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो ऐसे सीरिक जो अमोनियम सल्फेट, एक तो इसकी लिमिटेशन पहली क्या हो गई, क्षारीय माध्यम में काम नहीं कर सकता, और इसके जो लाभ है वो क्या है कि एक तो विलयन कई वर्षों तक स्थायी रहता है। इससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में भी प्रयुक्त किया जा सकता है, जो कि KMnO4 को नहीं कर सकते हैं। सीरस आयन रंगहीन होते हैं, सीरियम के जो आयन हैं वो क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। सीरिक लवणों का तुल्यांकी भार एवं अणुभार एक ही समान होता है, जबकि परमैंगनेट एवं डाइक्रोमेट ऑक्सीकारकों में मध्यवर्ती अस्थायी संयोजकता वाली अवस्थाएं बनती हैं, जो प्रयोग की परिस्थितियों पर निर्भर करती है, तो वो चेंज हो जाता है माध्यम के अनुसार। सीरिक सल्फेट एक अत्यंत उपयोगी ऑक्सीकारक है। इसे उन सभी अनुमापनों में प्रयुक्त किया जा सकता है जहाँ पे KMnO4 का उपयोग होता है। इसे अन्य निर्धारणों में प्रयुक्त किया जा सकता है। अंतिम बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं इसका, कि जो सीरिक फोर्थ विलयन है वो कैसा होता है, पीले रंग का होता है, लेकिन ये स्वयं सूचक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए किसी सूचक का प्रयोग उचित होता है। एन फेनिल एंथ्रेनिलिक अम्ल, एन फेनिल एंथ्रेनिलिक अम्ल या फेरोइन या 5,6 डाई मैथिल फेरोइन या अल्फा अल्फा डेस डाई पिरिडिल फेरस सल्फेट आदि का उपयोग है वो सीरियम फोर्थ अनुमापनों में प्रयुक्त किया जाता है, इसके रूप में, सूचक के रूप में। यानी इस जो सीरियम साल्ट है काम में जहाँ लेते हैं अपन रेडॉक्स टाइट्रेशन में, वहाँ पे अनुमापक के रूप, सूचक के रूप में ये पदार्थ प्रयोग में लिए जा सकते। विलयन बनाएंगे कैसे, सबसे पहले, क्योंकि ये भी क्या है, प्राइमरी मानक तो नहीं है, इसके लिए इसका विलयन बनाओ, फिर उसका स्टैंडर्डाइजेशन करो, फिर ये क्या बनेगा, मानक विलयन बनेगा। तो सीरिक सल्फेट या अधिक घुलनशील सीरिक अमोनियम सल्फेट को सीधे ही 1 या 2 नॉर्मेलिटी के सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलकर इसका विलयन प्राप्त किया जा सकता है। चूंकि ये दोनों ही अभिकर्मक अधिक महंगे होते हैं, अतः इनके स्थान पर कम महंगे सीरिक अमोनियम नाइट्रेट का विलयन बनाने से पहले इसका गर्म तनु नाइट्रिक अम्ल
से थोड़े अमोनियम नाइट्रेट की उपस्थिति में पुनः क्रिस्टल कर लेना चाहिए एवं 80 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री पर शुष्क करते हैं। इसको जो शुष्कीकरण है वो कौन से टेम्परेचर पे करते हैं? 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड। विलयन का मानकीकरण, सीरियम फोर्थ विलयन का मानकीकरण है, उसकी दो विधियां हैं। पहली विधि है आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड AS2O3, उसके द्वारा। चूंकि इस विधि में अभिक्रिया बहुत धीमी होती है अतः आर्सेनिक टेट्राऑक्साइड उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा डालना आवश्यक होता है। आर्सेनियम ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में घोलकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अम्लीकृत कर लिया जाता है। उसके बाद 2 बूंदे ओस्मिक अम्ल, ओस्मियम का जो अम्ल है, ओस्मिक अम्ल विलयन की मिलाकर कुछ बूंदे एन फेनिल एंथ्रेनिलिक अम्ल जो सूचक है उसकी मिलाई जाती है। यहाँ रंग परिवर्तन है वो नारंगी लाल से कैसा हो जाता है? हल्का नीला हो जाता है। तो ये मानकीकरण एक तो आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड के साथ ये किया, उसके बाद वही N1V1 बराबर N2V2 अप्लाई करना है। दूसरा पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड क्या है? K4FeCN का होल 6। क्लेसन ने 2N सल्फ्यूरिक अम्ल में पोटेशियम फेरोसाइनाइड के विलयन को सीरिक सल्फेट के मानकीकरण के लिए प्रयुक्त किया और यहाँ पे सूचक क्या काम में लिया? फेरोइन। सोडियम ऑक्जिलेट, फेरस आयरन एवं पोटेशियम आयोडाइड को भी सीरिक विलयन में मानकीकरण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। अब है आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री। ये क्या चीज है? आयोडोमिति क्या है और आयोडीमिति क्या है? तो वे ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन जिनमें ऑक्सीकारक के रूप में आयोडीन का प्रयोग होता है वो तो क्या कहलाते हैं? आयोडीमिति। यानी जिनमें ऑक्सीकारक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? आयोडीन, डायरेक्ट आयोडीन लेते हैं वो तो क्या है? आयोडीमिति है, आयोडीमिट्री है। और ऐसे जिसमें आयोडीन डायरेक्ट ना लेकर के आयोडाइड यानी कोई आयोडाइड साल्ट काम में लिया जाता है वो क्या कहलाता है? आयोडोमेट्री कहलाता है। आयोडीजोमिति है यानी आयोडीमेट्री है, उसमें आयोडीन विलयन को सीधे ही किसी अपचायक जैसे सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम आर्सेनाइड के साथ अनुमापित किया जाता है। डायरेक्ट क्या लिए? आयोडीन लेती है। जबकि आयोडोमिति जो है, आयोडोमेट्री है, उसमें अभिक्रिया में मुक्त हुई आयोडीन, यानी पहले अपन ने क्या लिया? आयोडाइड साल्ट लिया KI और उसकी रिएक्शन करवाई है, फिर जो आयोडीन मुक्त हुई है उसका उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? आयोडोमेट्री। यानी आयोडाइड आयन काम में आ रहा है तो आयोडोमेट्री। डायरेक्ट आयोडीन काम में आ रही है वो क्या कहलाता है? आयोडीमेट्री। अम्लीय माध्यम में वायु के द्वारा आयोडाइड आयन आयोडीन में ऑक्सीकृत हो जाते, इसलिए आयोडोमिति अनुमापन को अम्लीय माध्यम में काम में नहीं ले सकते। क्योंकि अम्लीय माध्यम में अगर अपन आयोडोमेट्री करेंगे तो जो आयोडाइड आयन है वो अम्लीय माध्यम में स्वयं ही किसमें अपचयित हो जाते हैं? आयोडीन में, ऑक्सीकृत हो जाते हैं आयोडीन में। I- से I0 में चले जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इसलिए अम्लीय माध्यम में आयोडोमेट्री नहीं करवा सकते। सूचक एवं अंतिम बिंदु, आयोडीन विलयन है वो गहरे कैसा होता है? पीले भूरे रंग की होती है। अतः विलयन में आयोडीन स्वयं सूचक का कार्य कर सकता है, लेकिन अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए स्टार्च विलयन को सूचक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है जो अधिशोषण सिद्धांत पर कार्य करता है। मुक्त आयोडीन स्टार्च के साथ गहरे नीले रंग का अधिशोषण संकुल आयोडाइड ऑफ स्टार्च बनाती है। सोडियम थायोसल्फेट डालने पर यह कैसा हो जाता है? यह नीला रंग अदृश्य हो जाता है। सोडियम थायोसल्फेट एवं आयोडीन के जो बीच अनुमापन है उनमें सोडियम थायोसल्फेट को किस में लेते हैं? ब्यूरेट में। और आयोडीन विलयन किस में लेते हैं? फ्लास्क में लेते हैं पिपेट के द्वारा। ब्यूरेट के द्वारा सोडियम थायोसल्फेट विलयन में तब उसमें कॉनिकल फ्लास्क में तब तक मिलाया जाता है जब तक कि आयोडीन का रंग गहरे भूरे से हल्का पीला ना हो जाए। आयोडीन जो गहरे भूरे रंग की है उसमें तब तक थायोसल्फेट मिलाते जाते हैं जब तक उसका रंग है वो
पीला नहीं हो जाए, उसके बाद उसमें सूचक के रूप में स्टार्च मिलाया जाता है, जिससे ये कैसा हो जाता है, गहरा नीला हो जाता है। और उसके बाद वापस थायोसल्फेट डालते जाते हैं और तब तक डालते हैं जबकि ये कलर लुप्त ना हो जाए। ये लुप्त जहाँ पे कलर हो गया वो कौन सा बिंदु है, अंतिम बिंदु। स्टार्च विलेन को अनुमापन के प्रारंभ में नहीं डालते हैं क्योंकि इससे बना संकुल विलेन से बाहर आकर छोटे छोटे काले कणों के रूप में प्राप्त हो जाता है। ये कण फिर अनुमापन के अंत तक इसमें भाग नहीं ले सकते। इससे इस संकुल में प्रयुक्त आयोडीन की मात्रा तथा अंतिम बिंदु का मापन ठीक से नहीं हो पाएगा। इसलिए स्टार्च को अंतिम बिंदु पास आने पर ही विलेन में डालना चाहिए। यानी सबसे पहले आयोडीन में हाइपो सॉल्यूशन तब तक डालते हैं जब तक उसका जो कलर है वो गहरे भूरे से कैसा ना हो जाए, पीला। उसके बाद क्या डालेंगे, सूचक स्टार्च, और उसके बाद वापस टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे और हाइपो को तब तक डालेंगे जब तक ये कलर लुप्त ना हो जाए। सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो सोडियम थायोसल्फेट एक मुख्य मानक नहीं है क्योंकि इसका विलयन सीधे इसे तौलकर तथा जल में घोलकर नहीं बनाया जा सकता। इसका कारण है जो एक मानक विलयन के लिए जो क्राइटेरिया है उनको ये फॉलो नहीं कर रहा है। सोडियम थायोसल्फेट के क्रिस्टल उत्फुल्ल होते हैं, रखने पर हिलाने पर विलयन का जीवाणु अपघटन हो जाता है, सल्फर है वो अवक्षेपित हो जाती है। हाइपो का विलयन सामान्य आंसू जल में बनाए तो उसमें CO2 घुली हुई रहती है। तो सोडियम थायोसल्फेट विलयन का मानकीकरण है, इसे निम्न मानक विलयनों के साथ अनुमापित करके किया जा सकता है। किस किस के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ इसका मानकीकरण कर सकते हैं, हाइपो का आयोडीन के साथ स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन के साथ, और पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन के साथ इसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। थैंक यू।